आइए सबसे पहले छोटे छोटे फैक्ट लेके चलेंगे। लिखिए नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य, ये जो नीमाबेन आचार्य है ये है गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा क्वेश्चन है, नीमाबेन पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। इसके अलावा एक और न्यूज है अपने पास, एक रवि गेम चलता है, रवि गेम, ये जो केरल की सरकार है इसने क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में जो गेम कंपनियां हैं उन्होंने इस पर याचिका लगाई तो इसकी सुनवाई नहीं। ये बात हुई, केरल हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब इसको अन्य सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसको कौशल का गेम घोषित कर चुके हैं तो इस पर प्रतिबंध का सवाल ही पैदा नहीं होता है और इस पर से फिर प्रतिबंध हटा दिया। तो ये थोड़ी सी कहानी है, ध्यान रखना। लिख दीजिए रवि गेम। रवि गेम में लिखो यह एक ऑनलाइन गेम है, ऑनलाइन गेम है जिस पर केरल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिस पर केरल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, केरल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे कौशल का गेम बताते हुए, केरल हाईकोर्ट ने इसे कौशल का गेम बताते हुए, केरल हाईकोर्ट ने इसे कौशल का गेम बताते हुए इस पर से प्रतिबंध हटा दिया, इस पर से प्रतिबंध हटा दिया। अभी एक नाम देख रहे होंगे आप, गुलाब। गुलाब, ये नाम देखा होगा। गुलाब क्या है, ये चक्रवाती तूफान है, साइक्लोन है, साइक्लोन। और ये जो गुलाब नाम दिया है ये पाकिस्तान ने दिया है, पाकिस्तान ने गुलाब नाम दिया है। ठीक, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ा है, देखो ये जो प्रभावित किया है इसने, आप जानते हो इंडिया का जो पूर्वी तट है, इधर बंगाल की खाड़ी है, यहां से ये उठा है और इसने जो मुख्य रूप से जो प्रभावित किया, हालांकि देखो वैसे तो पूर्वी तट को प्रभावित कर जाता है, लेकिन बेसिकली देखें तो ये ओडिशा वाला जो एरिया है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा ये, और एक ये जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, इनको क्या है इसने ज्यादा इफेक्ट किया है। और इसके कारण अब आप देखिए अक्टूबर आने वाला है लेकिन फिर भी बारिश आ रही है, देख रहे हो ना भी आप, जैसे कल परसों अपने राजस्थान में बारिश हुई थी, और जगह भी बारिश हो रही है। ऐसा कभी होता नहीं। तो लौटता हुआ जो मानसून था, भाई मानसून दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानसून आता है जून जुलाई में, एक मानसून जाता है सितंबर के आसपास, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है, मतलब मानसून के लौटने की जो अवधि है वो ज्यादा हो गई है। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मानसून के लौटने की जो अवधि है वो इस वर्ष क्यों बढ़ी, किसके कारण बढ़ी, क्या ऐसा क्या हो गया था? तो इस प्रकार का साइक्लोन हमारे सामने आया था। एक लाइन लिख दीजिए,
इसके कारण मानसून के लौटने की अवधि, मानसून के लौटने की अवधि में बढ़ोतरी हुई है। चले आइए, ये भी ध्यान रखना है कि गुलाब एक तूफान है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हाल ही में चर्चित गुलाब है, इस तरीके के बन जाता है। तो ये साइक्लोन है। और ये भी मैंने देखा है कि जब भी कोई तूफान आता है उसका जो नाम दिया जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि नाम किसने दिया, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट नया पॉइंट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये जो लॉन्च हुआ है 27 सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने इसको लॉन्च किया। अब आप देखिए किससे संबंधित है ये। इसमें क्या है, जो भारत में जो चिकित्सा क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें एक तरीके से क्रांति आ जाएगी। क्रांति कैसे आ जाएगी, इसमें क्या है, एक यूनिक हेल्थ आईडी जारी की जाएगी, या आप कह सकते हो कि यूनिक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है ना, आईडी कार्ड होगा वो जारी किया जाएगा, 14 अंकों का होगा और उसमें आपका पूरा डाटा होगा। डाटे से मतलब क्या है, जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है ना, आपने अब तक जो जांच करवाई, क्या रहा बीपी वगैरह, कौन कौन सी दवाइयां ली आपने, कौन कौन से ऑपरेशन करवाए, आपने जो एक्सरे करवाया उसकी रिपोर्ट वगैरह, डॉक्टर की रिपोर्ट सब होगी उसके अंदर। लेने की बात यह है कि आपके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी उसके अंदर होगी। तो अब जब भी आप कहीं भी जाओगे तो आपको केवल अपना ये 12 अंकों का एक नंबर देना है। उस नंबर के आधार पर ही आपका पूरा डाटा सामने आ जाएगा। जैसे आधार कार्ड जब हम डालते हैं ना कंप्यूटर में, तो आपका डाटा सारा आ जाता है कि ये नाम है, ये शकल है इसकी, इसके पिता का नाम है, एड्रेस सब आ जाता है। वैसे इसमें सारा आ जाएगा। तो आपके जो फालतू के पर्पज होते हैं ना, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में फाइल लेके फिरते रहते हैं ये, ठीक है ना, पर्ची गुम हो गई, ऐसे तरह वो तो भूल ही गया। ये सारे झंझट से मुक्ति, ये तो एक नॉर्मल बात हुई। बड़ा लेवल इसमें देखने को मिलता है। अभी बात करूंगा इसमें को देखिए, इस मिशन के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति लाई गई है। एक क्रांति लाई गई है। इस क्रांति के तहत 14 अंकों का ध्यान रखना। हो सकता है मैंने बोलचाल में 12 अंक बोल दिए हो, ठीक है ना, क्योंकि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, 12 अंक हैं, लेकिन इसमें 14 अंक है, ठीक है ना। 14 अंकों का यूनिक हेल्थ आईडी, 14 अंकों की यूनिक हेल्थ आईडी जारी की जाएगी। यूनिक हेल्थ आईडी जारी की जाएगी। 14 अंकों को भी अंडरलाइन करो, ये 14 अंक है, 12 नहीं है।
14 अंकों की यूनिक हेल्थ आईडी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से डॉक्टर मरीज की कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री देख पाएंगे। कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री देख पाएंगे। कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री देख पाएंगे। अब देखिए जो पहला चरण है इसका, ये स्टार्ट हो गया। पहला चरण, यहां ध्यान रखना, इसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको शामिल लागू किया गया है, अभी फिलहाल लॉन्च किया गया है। प्रारंभिक चरण 6 यूनियन टेरिटरी में। अब आपका ये होमवर्क है, आप जानते हो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है हमारे, इनमें से 6 है, ये कौन कौन से हैं ये आपका होमवर्क है। यहां पर नाम लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6, इनके नाम लिखो, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको बता दिया 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लॉन्च किया गया। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, कितने राज्यों में लागू की गई है। तो अभी फिलहाल ये 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरी नहीं। अब बात आती है इसका प्रभाव क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये प्रभाव क्या, ध्यान से तसल्ली से देखना, ठीक है ना, इसको एनालिटिकल सोच रखेंगे। एक तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए मरीज अपने स्वास्थ्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे। स्वास्थ्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे। स्वास्थ्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे। स्वास्थ्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे, इसका मतलब क्या निकला, फाइलों के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। अब होता है ना कि डॉक्टर वाली पर्ची कहाँ है, कि वो तो मैंने आपको दी थी, ठीक है, आपने किसको दी थी, कि मैंने वहां रखी थी। उस अलमारी के नीचे देखा कि वो तो मैंने सफाई के दौरान फेंक दी थी। अब डॉक्टर की पर्ची, उसमें कुछ लिखा हुआ है जिसके आधार पर जो नया डॉक्टर है वो अपनी बात कहेगा, या जो पुराना डॉक्टर है उसको थोड़ी याद है कि ये आया था मेरे पास, तो वो तो देख के बताएगा, तो सारा सिस्टम बिगाड़ दिया और लड़ाई हो होगी घर में। तो ये रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे। दूसरा लिखिए, चिकित्सक लिखो, मेडिकल हिस्ट्री को चिकित्सकों व अस्पतालों को आसानी से शेयर कर सकेंगे। आसानी से शेयर कर सकेंगे। आसानी से शेयर कर सकेंगे। टेलीमेडिसिन व ई फार्मेसी की सुविधा मिलेगी। टेलीमेडिसिन व ई फार्मेसी की सुविधा मिलेगी। टेलीमेडिसिन व ई फार्मेसी की सुविधाएं आसानी से मिलेगी। जोड़ दे, सुविधा तो अभी भी ले सकते हो इस कार्ड के बगैर भी, आसानी से मिलेगी। अब आप देखिए, जैसे किसी मरीज को दिल्ली के किसी हॉस्पिटल से इलाज कराना है। अब इलाज कराना है तो अब आप देखिए, तो मरीज को वहां जाना पड़ेगा, बिना जाए तो पता नहीं लगेगा।
तो उसका खर्चा लगेगा, इसके अलावा समय बर्बाद होगा, फिर क्या पता जाते जाते वापस ही ना आए, भरोसा थोड़ी है किसी चीज का। तो यहाँ से क्या है, दिल्ली के अस्पताल में जिस डॉक्टर से आप अपना अपॉइंटमेंट ले लो तो वो कहेगा हाँ जी आपकी क्या समस्या है, क्या ये नंबर है मेरी समस्या, तो नंबर आप दे दो 14 अंकों का, वो उस ऐप वगैरह में जो भी सुविधा है उसमें डालेगा और डाल के आपको बता देगा अच्छा आपके ये सिस्टम है, तो कहेगा ये दवाइयाँ ले लीजिए आप, आपके तो ये समस्याएं हैं। समझ में आई बात सर? तो वहां के डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया, इसे कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन ऑनलाइन मेडिसिन जो इससे और तो और आप देश विदेश में जाकर भी इलाज करवा सकते हो, वहां के डॉक्टर आपको बता देंगे ये मेडिसिन दे दो, बता देंगे ये मेडिसिन तो गलत ही ले रहा है, होता है मैक्सिमम डॉक्टर यही कहते हैं आप तो ले ही गलत रहे, तो काफी सुविधा मिलेगी। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि समय और धन दोनों की बचत, एक सहूलियत ज्यादा है, आसान ज्यादा है। तो लिखिए चौथा, लिखो समय और धन दोनों की बचत रहेगी। समय और धन दोनों की बचत रहेगी। चले ये है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14 अंकों की एक हेल्थ आईडी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी सुविधाएं हैं वो आसानी से सुलभ हो, आपको ज्यादा समस्याएं नहीं है। ये है एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ऑनलाइन आपका चेकअप होगा, ऑनलाइन ही आपको मेडिसिन बता देगा। अब महिलाओं के संबंध में कुछ बातें लेकर आया हूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आपको ये भी बता दूं कुछ आंकड़े हैं जिनको नजरअंदाज मत करना, काफी ज्यादा पॉपुलर है। जैसे एक तो मैंने आपको बताया भी था, एनडीए में लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था एनडीए में महिलाएं आ सकती है, उनको प्रवेश दिया जा सकता है, पहले नहीं होता था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी, ये भी मैंने आपको बताया था, उसको नजरअंदाज मत कर देना, ये आसपास के एग्जाम में आपके जरूर आएगा, मेरी बात याद रखना, ये जरूर आएगा। उसी दिशा में, उसी के आगे का अगर मैं महिला के संबंध में, आप जानते हो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। आइए यहां से स्टार्ट है, बड़ा टॉपिक है ये। देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये है जस्टिस एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनके स्टेटमेंट को लिखो आप। इनके अनुसार न्यायपालिका में महिलाओं के लिए, न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण आवश्यक है। न्यायपालिका में, कोई भी न्यायपालिका हो, 50% आरक्षण आवश्यक है। आवश्यक है। और यह कोई चैरिटी नहीं है, और यह कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि इनका अधिकार है। अंडरलाइन करें, इन्होंने कहा कि हम इन पर कोई दया नहीं कर रहे हैं, ये इनका अधिकार है। यह कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि अधिकार है। अब देखिए, मैंने
कुछ आंकड़े बता रहा हूं आपको, पेज के बीच में लिखना। न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं हैं, हाई कोर्ट्स में कितनी महिलाएं हैं, टोटल जो अपने हाई कोर्ट है उनमें कितनी महिलाएं हैं, और निचली अदालतों में, निचली अदालत जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं ना, ये 3 कैटेगरी आपके ध्यान में रखें। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो महिलाएं हैं ये तो 11 से 12% की है, 11 और 12 के बीच में है, 11 पॉइंट कुछ है, आप 11 से 12% तक सुप्रीम कोर्ट में है। यहां मैंने आपको बता दिया था टोटल वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश कितने हैं आज की डेट में, 33। वैसे तो देखिए स्वीकृत कितने, 34 बता दिया था, लेकिन आज की डेट में 33 है, और इनमें से महिलाएं कितनी हैं, 4। ये गड़बड़ी मत कर देना, जरूर आएगा आपके एग्जाम में, जरूर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है ये परसेंटेज पूछेगा आपसे, 11 से 12%, और इतना हाई कोर्ट में कहूं तो इसके आसपास ही है 11.5%, 11.5% के आसपास। और निचली अदालतों में कहूं तो इसमें बात कही है 30% से कम, 30% से भी कम है। से कम है, ये बात इन्होंने कही है। अपने आप में महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये बात है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। अब हमारे सामने एक न्यूज और है महिलाओं के संबंध में, एक मैं सऊदी अरब की बात करूंगा, एक मैं यूरोप की बात करूंगा। आइए इसी में लिखना बेटा, पॉइंट यही है, महिलाओं के संबंध में है। मैं थोड़ा सा इसको वर्ड से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। यूरोप का वह देश, यूरोप का वह देश जहां संसद में पुरुषों की बजाय महिलाएं ज्यादा है। अपने आप में देखिए, यूरोप का वह देश जहां संसद में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। आइए हम बात करते हैं इसकी। एक तो है आइसलैंड, आइसलैंड ये है आइसलैंड। आइसलैंड पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी, आइसलैंड की। मैप पे जाके देखोगे आपको ये अलग ही मिलेगा, एक तरीके का द्वीपीय देश है और पोलर रीजन के आसपास है। पोलर रीजन होता है ना, ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो उसमें नॉर्थ पोल के पास है आइसलैंड, ध्रुवीय देश है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है ध्रुवीय पोल के पास। ऐसे लिखो, यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के नजदीक है।
पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के नजदीक है। इसकी जो राजधानी है ये है रेकजाविक। रेकजाविक इसकी राजधानी है, रेकजाविक। रेकजाविक इसकी राजधानी है। और इसके जो प्रेसिडेंट है ये है जीटी जॉननेसन। जीटी जोनेंसन, ऐसा सा नाम है, जोनेंसन। मैंने हिंदी में लिखा है इसको जीटी जोनेंसन। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो है कैथरीन जकोब-डोटिल। कैथरीन जकोब-डोटिल। शायद ये इतना महत्वपूर्ण ना हो। अब मैं बताने जा रहा हूं इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, संसद। क्योंकि ये जो महिलाओं वाली बात है इसकी संसद से संबंधित है और इसकी संसद जो है पूछी जा चुकी है, इसकी संसद। इसकी संसद का नाम है एलपीई। एलपीई हिंदी में इसको ऐसे लिख दिया जाता है आलमपीजी। आलपीजी ऐसे बोलते हैं, आलपीजी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। इसकी संसद में जो सदस्य है वो है 63 सदस्य है टोटल। जैसे अपने है ना 545, यदि हम वैसे गए तो अधिकतम गए तो 552 है, 63 है टोटल। देखिए इसमें से 33 महिलाएं हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें से 33 महिलाएं हैं। और जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो ये निकलता है 53.4% महिलाएं। 53.4 महिलाएं हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, मेरा ध्यान रखना। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। आपके ग्राम सेवक के सिलेबस में लिखा होता है ना इंटरनेशनल लेवल का करंट, वो यही है वो। और एक बात और है आलमपीजी के बारे में, ये विश्व की सबसे पुरानी संसद है। विश्व की सबसे पुरानी संसद है, सबसे पुरानी संसद है। आगे सुनने बाद एक और मजेदार बात बताता हूं। ये जो आइसलैंड है इसकी जो मुद्रा है, जानकर आपको हैरानी होगी, इसकी मुद्रा का नाम है करोना। करोना मतलब कोरोना वायरस से मिलता जुलता नाम है। कोरोना मत कर देना, करोना के है इसकी मुद्रा का नाम है। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आ जाता है। करोना। अब अन्य देशों की यदि मैं बात करूं, इसके आसपास जब आप देखोगे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो जो स्वीडन है, स्वीडन की संसद में 47 महिलाएं हैं। 47% सॉरी, इसके पास नहीं है स्वीडन। 47% महिलाएं हैं। फिनलैंड में 46% है।
फिनलैंड की बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सना मरीन दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, 46%। लिख लो यहाँ पर चले, यदि शौकीन हो कुछ लिखने के। फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मरीन। दुनिया में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री। फिनलैंड 1000 झीलों का देश कहते हैं इसे। हेलेंसिकी इसकी राजधानी है। कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब ये तो यूरोप के देश हो गए। एक यूरोप से अलावा जैसे रवांडा है, ठीक है, रवांडा अफ्रीकन कंट्री है। एक क्यूबा है, ये आपका उत्तरी अमेरिका का देश है, चीनी का कटोरा याद करो। और इसके अलावा एक निकारागुआ है, ये भी उत्तरी अमेरिका में आता है, मध्य अमेरिकी देश है, याद करो, अपने बच्चों कभी पढ़ते हैं। इसमें भी क्या है, इनकी संसद में भी महिलाएं ज्यादा है पुरुषों की बजाय। तो एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, छोटा सा नोट आप यहां लिखिए, छोटा सा नोट डाल के लिखिए, क्यूबा, निकारागुआ, ये दोनों उत्तरी अमेरिका के हैं। क्यूबा, निकारागुआ और रवांडा रवांडा यूरोप से हटकर, मतलब यूरोप के लिए, यूरोप से हटकर अन्य देश है। यूरोप के हटकर ऐसे अन्य देश हैं जिनकी संसद में पुरुषों की तुलना में, जिनकी संसद में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं। चले, अब इन्हीं महिलाओं के संबंध में एक न्यूज हो रही है हमारे सामने। इसी में डालना है, क्योंकि महिलाओं को एक साथ कर दो, इनको अलग अलग मत तोड़ो, एक साथ रखना जरूरी है, तो गलती कर देंगे। आइए देखिए, सऊदी अरब, सऊदी अरब के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, ये प्रिंस है। इन्होंने क्या एक विजन 2030 चला रखा है, ठीक है। देखो, इनके द्वारा चलाया गया अभियान, एक अभियान कह लीजिए, उसका नाम है विजन 2030। 2030 इसके तहत महिलाओं के लिए कई क्षेत्र खोले गए। महिलाओं के लिए कई क्षेत्र खोले गए हैं, कई क्षेत्र खोले गए हैं।
ध्यान रखना क्या क्या है। पहला देखिए, महिलाएं सेना में विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। सेना में आ सकती है महिला। देखो कितनी बड़ी बात है। एक तरफ हम तालिबान को देख रहे हैं जो कह रहा है कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती है, उसका और कोई काम नहीं है। ये है जो कह रहा है कि महिलाएं सेना में विभिन्न पदों पर आवेदन कर सकती हैं। दूसरा देखिए, 2015 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तीसरा, हैरानी की बात है, देखो मतलब इससे पहले इन देशों में नहीं होता था। महिलाएं सिनेमा घरों में, फिल्में व स्टेडियम में फुटबॉल का मैच देख सकती है। बताओ, ये सुविधाएं हैं तो सोचिए हम कितने आगे हैं। फिल्में नहीं देख सकते यहाँ पर, कभी भी देखो टीवी पे, सिनेमा में लोग नहीं आ सकते। है भाई, क्या करें। चौथा लिखिए, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को जानकारी दिए बिना तलाक नहीं दे सकता। अपनी पत्नी को जानकारी दिए बिना तलाक नहीं दे सकता। पहले क्या होता था, मतलब जो पुरुष है उसका मूड करता कि भाई चलो अब इसको तलाक दे देते हैं, तो तलाक हो जाता। उस महिला को पता ही नहीं था। बाद में कहता है कोई दूसरे ही बता देते कि यार वो तो हो गया, क्या चेकअप हुआ, वो उस दिन हो गया था, चलो कोई बात नहीं, वो भी मान लेती है ठीक है, नियम तो ही। तो अब पहले उसको जानकारी देनी पड़ेगी कि अब आपको जाना पड़ेगा, तो पहले जानकारी देनी पड़ेगी। और दिसंबर 2020 में मक्का की एक मस्जिद है अल हरम, उसमें 1500 महिलाओं को तैनात किया गया। लिखिए, 5वां लिखिए, दिसंबर 2020 में मक्का की मस्जिद अल हरम में, मक्का की मस्जिद अल हरम में 1500 महिलाओं को तैनात किया गया था। 1500 महिलाओं को तैनात किया गया था। छठा लिखिए, सितंबर 2021 में, कल की बात है, सितंबर 2021 में सऊदी अरब की दो बड़ी मस्जिदों में लगभग 600 महिलाओं को तैनात किया गया है। दो बड़ी मस्जिदों में लगभग 600 महिलाओं को तैनात किया गया है।
600 महिलाओं को तैनात किया गया। ये है महिलाओं के संबंध में जो बातें थी। कल का पूरा अखबार महिलाओं के संबंध में से भरा हुआ था, आज का भी है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के दृष्टि से। सऊदी अरब में ड्राइविंग का भी अधिकार दिया गया। पहले महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार भी नहीं था। लिख लो चाहे एक लाइन, सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिया गया। ड्राइविंग का भी अधिकार है। अब एक बात और बताने जा रहा हूं। एक सेमीकंडक्टर चिप है। चिप से संबंधित भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा ताइवान की सहायता से। देखिए भारत में ताइवान की सहायता से सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। मतलब भारत खुद निर्माण करेगा इसका, ठीक है, लेकिन ताइवान की सहायता से। आप जानते हो एक क्वेश्चन आता है आपके, हाँ पहले मैं बता देता हूं। इससे क्या होगा, जो टीवी है, ठीक है, स्मार्ट टीवी है, मोबाइल है, 5G कंप्यूटर से संबंधित चिप बनेगी। अब तक हम क्या है, इस चिप का निर्यात कर रहे थे। तो इससे क्या है, हमारा जो डॉलर है, विदेशी मुद्रा जो है, वो बाहर जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यदि हम निर्यात करेंगे तो जो डॉलर है, विदेशी मुद्रा है, वो बाहर जाएगी। इससे भारत को नुकसान हो रहा था। दूसरा एक नुकसान तो ये हो रहा था कि डॉलर बाहर जा रहा था। दूसरा इनकी कीमतें बढ़ रही थी। अब आप देखिए, हम चिप चाहिए इनके लिए और चिप हम बाहर से मंगा रहे हैं। इसका मतलब लागत कैसी हो रही है, ज्यादा। लागत ज्यादा हो रही है तो ये चीजें कैसी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अब यदि चिप हम यही बनाएंगे तो इसका मतलब हमारी लागत कम आएगी और ये सस्ता होगा। तो 2-3 प्रभाव इसके पड़ते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, ये जो चिप है सिलिकॉन की बनी होती है। ये कई बार क्वेश्चन आता है ना, कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी। ये सदाबहार क्वेश्चन है। और सेमीकंडक्टर के बारे में मैं फिजिक्स में आपको बताता हूं। याद करो, इसमें आवेश का प्रवाह जो होता है, प्रतिरोध और चालकता स्थितियों पर निर्भर करती है। याद कीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वैसे तो कुचालक होते हैं, लेकिन उसमें अशुद्धियों को मिलाकर उसमें चालकता पैदा की जा सकती है। अशुद्धियों के रूप में हम कई चीजें मिलाते हैं। इसके अलावा ताप को बढ़ाकर भी हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। इस तरीके से अपने फिजिक्स में पढ़ते थे, वो वहां से आप करें। यहाँ एक मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा है मेरे पास। विश्व में 80% सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन ताइवान व दक्षिणी कोरिया करते हैं। तो आप थोड़ा सा फिजिक्स में जाकर, जहां मैंने आपको फिजिक्स करवाई है, वहां सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लीजिए। ये जरूरी है, ध्यान रखना। उसमें आवेशों का प्रवाह कैसा होता है, सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता क्या होती है, सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है। आप जानते हो कि चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसके अलावा अशुद्धियाँ और अशुद्धियों को मिलाकर सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं।
और इसके अलावा ताप को बढ़ाकर सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। एक परम शून्य ताप होता है, 0 केल्विन हम पढ़ते हैं उसमें। परम शून्य ताप में क्या होता है, कोई भी अर्धचालक आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ये आपकी ड्यूटी है, आपका होमवर्क है, वहां से आप इसको कवर करोगे। जो नए बच्चे हैं उनका जब फिजिक्स आएगा तब नहीं क्लियर होगी सारी बात। सेमीकंडक्टर चिप महत्वपूर्ण टॉपिक बनता जा रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान में डिजिटल के क्षेत्र में भी इस चिप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर होगी सारी बातें, आगे की बातें हम कल करेंगे।